हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 3 फरवरी 2023 का सीडीपी का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है वह तेज चलना। क्या है? तेज चलना। अब देखो इसको समझते हैं। स्थूलगामक कौशल जो होते हैं, जब कोई कार्य बाजुओं या फिर टांगों या फिर पूरे शरीर के माध्यम से किया जाता है तो किसका एग्जाम्पल होता है? वो कार्य होता है स्थूलगामक कौशल का उदाहरण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें से, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरह बढ़ता है। जो अधोगामी सिद्धांत है विकास को, वो ये बताता है कि जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें से बिल्कुल ही सही हो जाएगा। केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास अधोगामी सिद्धांत के अनुसार। और थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो यहाँ जो देखो, जो प्राथमिक कारक जो होते हैं, सामाजिकरण के जो प्राथमिक कारक होते हैं वो होते हैं माता पिता। और द्वितीयक कारक के अंतर्गत जैसे विद्यालय हो गया, किताबें हो गई और मीडिया, ये सभी चीज़ें आती हैं द्वितीयक कारक के अंतर्गत। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन जो है द्वितीयक कारक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो जो परिकल्पनात्मक या फिर निगमनात्मक, जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। कोई भी वक्त उनके सामने न हो फिर भी उसके बारे में कल्पना करने लगते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो वैज्ञानिकों की तरफ सोचने लगते हैं। तो ये जो विशेषता होती है ये होती है जीन पियाजे के अनुसार जो चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पनात्मक या फिर निगमनात्मक जो सोच विकसित होती है बच्चे में वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे या अमूर्त संक्रियात्मक या फिर जिसे ही बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक। और इसकी एज होती है 11-15 वर्ष या फिर उससे अधिक होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की। अब उसमें देखो, जो पहली अवस्था है, पहली है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी हमारी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनको जो है क्रम से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की दूसरी अवस्था कौन सी या फिर तीसरी अवस्था कौन सी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में महत्व दिया है सीखने के लिए तत्परता को। किसको? सीखने के लिए तत्परता से तात्पर्य है कि बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक होगा, जितना उसका मन से मतलब क्या होगा, उत्सुक होगा सीखने के लिए, उतना ही बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? तो अमरजीत इस समय है जो अवस्था उसकी कानून और व्यवस्था उन्मुखी। जो अवस्था, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कानून के जो होता है, जो समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं उन्हें सर्वोपरि मानते हैं। मतलब बच्चे सोचते हैं नियमों को नहीं तोड़ना है और नियम भी ना टूटे और हमारे कार्य होते जाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर
अगले कार्य को करने के लिए करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पे। प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए या फिर अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अस्पष्ट द्वारा निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देंगे तो बच्चे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कि रमेश को क्या करना चाहिए, तो रमेश को प्रश्न से संबंधित संकेत देना चाहिए और संकेत के माध्यम से बच्चे क्या करें, इस क्वेश्चन को खुद से हल करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। मतलब लेव वाइगोस्की ने किसको ज़्यादा महत्व दिया है। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सामाजिक पृथक्करीकरण को, सांकेतिक उपकरणों का प्रयोग करने के लिए, कंठस्थीकरण को या फिर निष्क्रिय अनुकरण को। तो वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है समाज का, संस्कृति का और भाषा का पड़ता है। लेकिन तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है आंसर हो जाएगा बी नंबर का कि सांकेतिक उपकरणों का प्रयोग। किसका, किसके बारे में बताया था वाइगोस्की ने, सांकेतिक उपकरणों का प्रयोग के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे प्रस्थान देते हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो शिक्षार्थी होता है या फिर विद्यार्थी होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं टीचिंग में वो क्या है, सभी जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अहमद मनोपचारक या फिर परामर्शदाता, जिसे काउंसलर भी कहते हैं, बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिस्ट सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैसे जो लोग क्या है मनोपचारात्मक या परामर्शदाता बनते हैं तो उनको कौन सी बुद्धि देनी चाहिए शिक्षिका के अनुसार, तो अंतर वैयक्तिक जो बुद्धि है उसके संवर्धन को, उसको बढ़ाने के लिए अवसर देने चाहिए। क्योंकि अंतर व्यक्तिक जो बुद्धि होती है इसमें क्या होता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कि जो लोग मतलब अंतर व्यक्तिक बुद्धि जिनमें क्षमता ज़्यादा होती है वो दूसरों के विचारों को पढ़ने या फिर समझने में सक्षम होते हैं। और एक पॉइंट ये भी नोट करना कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि के बारे में बताया था, तो बताई थी 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे केवल जो है ये निगेटिव वर्ड होता है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए, ये भी क्या बिल्कुल ही गलत वर्ड है, सॉरी निगेटिव वर्ड है प्रतिबंधित करना, तो ये भी क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। मतलब जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं तो क्या उनका समूह बनाना चाहिए, तो एक दूसरे बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण, जैसे कि होशियार बच्चे एक जगह कर दो और जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर उनका एक जगह कर दो, तो क्या हो जाएगा, होशियार वाले तो सही हो जाएंगे, जो कमजोर हैं तो वो और कमजोर हो जाएंगे। तो डी ए ऑप्शन भी बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। जो जेंडर पक्षपात नियम पहले से बनाए गए समाज के द्वारा उन्हीं का वह पालन कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है जो शिक्षक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। मानकीकृत पाठ चर्चा और आकलन की विद्यार्थियों को अपनाना चाहिए।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि विविध पृष्ठभूमि अलग अलग जगह से जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कोई बहुत डेवलप एरिया से आ रहा है, कोई बहुत पिछड़ा एरिया से आ रहा है, तो सभी को क्या है, मतलब सब शिक्षक को जो है, शिक्षक को सभी से सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए, मतलब ऐसा पढ़ाना चाहिए कि सब लोग सफल हों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? रचनात्मक आकलन किया जाता है जब विद्यार्थियों का सत्र पूरा हो जाता है उसी के दौरान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान रचनात्मक आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करेगा या फिर सम्मिलित करेगा? जैसे कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? अब देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो समालोचनात्मक चिंतन, इससे क्या तात्पर्य है? समालोचनात्मक चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें क्या करता है, जो व्यक्ति होता है कुछ मतलब अपने विचार प्रकट करते हैं, मतलब स्वयं के द्वारा, रटी रटाई चीज़ें नहीं, कि मतलब जैसे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो क्वेश्चन इसका आंसर दे दिया गया, जैसे कि भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 5 सितंबर को बता देंगे बच्चे जो हैं। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये क्या है, ये सारे जो है चीज़ें याद करने वाली हैं। और जबकि क्या है, आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, तो ये क्या है, ये सोचने वाली चीज़ दी गई है। यहाँ पे बच्चे अपने विचार इसमें से लिखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें से चिंतन किया जा रहा है। जबकि तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, ये सारी चीज़ें याद करने वाली दी गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है, विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं। विविधता मतलब जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग एरिया से, और व्यक्तिक भिन्नताएं मतलब प्रत्येक बच्चा जो होता है सेम उसमें गुण नहीं होते, कोई बहुत होशियार होगा, कोई कम होशियार होगा, तो उनके लिए सभी के लिए सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिसलेक्सिया या फिर जिसे पठन वैकल्पिक बोला जाता है, किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिखित विषय वस्तु बोध में। किसमें? लिखित विषय वस्तु बोध में चुनौती प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वलीनता या फिर ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। अब स्वलीनता से क्या तात्पर्य होता है? स्वलीनता या फिर ऑटिज्म एक प्रकार की बीमारी होती है या फिर विकार होता है जिसमें क्या होता है, लोग मतलब समाज से दूर रहने लगते हैं, उन्हें मतलब अकेले रहना अच्छा लगता है। तो ये क्या, ये तो उनके अंदर एक क्या बीमारी हो गई। अब उनके अंदर एक ये भी क्वालिटी होती है कि सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देते हैं। पे अटेंशन फॉर मिनट डिटेल, मतलब जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो गौर करते हैं। तो इसका जो है शिक्षक को शिक्षण अधिगम में यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? मतलब कौन सी विधि जो है पढ़ाने में नहीं उपयोग करनी चाहिए। यहाँ पे श्याम पट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, या फिर अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। जब क्या कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो लिखित परीक्षण कैसे दे पाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जबकि ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, किस प्रयोग से बचना चाहिए? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, यह नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? औसत से अधिक बुद्धि स्तर, बिल्कुल ही सही दिया गया कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी क्या औसत बुद्धि ज़्यादा बुद्धि होती है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है।
जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो जानकारी को धीमे नहीं ग्रहण करते बल्कि क्या है, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अनुसार पूछा गया नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है कि जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। तो यही क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 20 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो योग्यता के पर जो है, जो विद्यार्थियों की योग्यता उनको उसको क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को उसको और बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया गया वृद्धि बोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को क्या करना चाहिए, अधिगम एक सक्रिय रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक अध्यापक जो है उसके विद्यार्थियों की योग्यता को बढ़ाना चाहिए, वृद्धि बोधक करना चाहिए, और जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको एक सक्रिय रूप देना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि गतिविधियों को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। जब क्या यदि गतिविधियों को महत्व नहीं दिया जाएगा बच्चे की, तो बच्चा क्या करेगा, बोरियत महसूस करने लगेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। समुन्नत समझ से मतलब होता है कंसेप्ट वाइज समझ को डेवलप करना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही दिया गया है। अगर एक बच्चे को सेम तरीका से हमेशा बोलोगे कि इसी तरीके से करो, तो बच्चे में क्या कोई विकास नहीं डेवलप होगा, कोई मतलब चीज़ डेवलप नहीं होगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जहाँ पर भी याद करने की बात या फिर रटने की बात आए वो ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा। विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए, विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबंधित स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। तो ये निरुत्साहित भी देखो गलत वर्ड है, मतलब सॉरी निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्या ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि अगर क्या है, समृद्ध समझ को अगर डेवलप करना है किसी शिक्षिका को, तो क्या करना चाहिए, उसको बच्चों में प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। तो सामाजिक रचनावादी कक्षा की जो विशेषता होती है उसमें से खोज को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। क्या बच्चे मतलब खोजपूर्ण तरीके से सीखें, खुद से मतलब चीज़ों को क्या करें, मतलब अन्वेषण संबंधी चीज़ें सीखें, खोज के माध्यम से सीखें, प्रैक्टिकल रूप से सीखें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश मिलता है, किसमें से, सामाजिक रचनावादी कक्षा में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश सम्मिलित करता है। मतलब यदि कक्षा परिवेश सम्मिलित करता है मतलब है क्या, सम्मिलित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, बिल्कुल सही दिया गया है। अपने विचारों पर विवश चिंतन, ये भी सही दिया गया है। अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। निष्क्रिय वर्ड देखो निगेटिव के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन, देखो मात्र भी क्या है, निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि मैं फर्स्ट सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा में कैसा परिवेश हो, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा की जा रही हो और अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, बच्चों के जो विचार हैं उनमें से चिंतन करने को दिया जा रहा हो बच्चों को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, अध्यापक को वैसी क्रिया करवानी चाहिए बच्चों से
और उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। मतलब ज्ञान को जो है, स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन, बाहरी जो है वातावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। तो यहाँ देखो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोगों द्वारा। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, जब अधिगम कराया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में जब क्या है चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो बच्चों में क्या होगा, बच्चों में एक परिकल्पनात्मक जो है चीज़ क्या होगी, डेवलप होगी। सोचने की क्षमता क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। चिंतन करने की क्षमता भी इससे बढ़ेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए विविध संदर्भ, मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में अधिगम के अनुप्रयोग करने चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधिगम की गति कैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो अधिगम की गति होती है यह व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं। जो विद्यार्थियों की क्या वैकल्पिक अवधारणा है, उनको क्या करना चाहिए, शिक्षक को की अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए। बिल्कुल ही गलत दिया गया यहाँ पे कि अनदेखी करो क्योंकि जो बच्चे की अवधारणा है, या फिर निरुत्साहित करना बिल्कुल गलत दिया गया है। उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है क्योंकि वैकल्पिक अवधारणा उनके अनुभवों से संबंधित होती हैं। बच्चों को जितना अनुभव होता है उसी प्रकार की अवधारणा वो प्रस्तुत करते हैं, हमेशा अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया। ये भी अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधितता स्थापित करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है कि इससे बचना नहीं चाहिए। कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, यह भी सही दिया गया है। अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि अवधारणा का शिक्षण करते समय मतलब कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए, किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संप्रत्तियों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। मतलब जो संप्रत्ति जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, अगर वो चीज़ कोई मतलब जैसे कोई चीज़ प्रस्तुत की जा रही है उसके बारे में, अब उससे संबंधित ही नहीं तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया, मतलब बचना महत्वपूर्ण है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इससे क्या है, बचना चाहिए कि संप्रत्तियों की विषय वस्तुओं को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 30 का डी नंबर सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।